महिला कैदियों के लिए एक बड़ी जेल थी। वहाँ पेड़ के नीचे खड़ी थी 25 साल की अनामिका, जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी। उसके हाथों में एक बहुत पुरानी फोटो थी जिसमें वो अपनी सासू माँ के साथ थी। अनामिका की आंखें भर आती है और आंसू तस्वीर पे आके गिरती है। माफ कर दीजिएगा माँ जी, जब मैं 10 साल की थी मैं मूवी देखने के लिए गई थी। आपने मुझे जब डांटा तो मैं पलट के जवाब दी। आपने मुझे थप्पड़ मारा। बिना सोचे समझे मैं घर छोड़ के गुस्से से बाहर आ गई थी और किस्मत देखिए मुझे ये सजा मिली। इस तरह से वो परेशान हो रही थी। तभी जेल ऑफिसर उसे देखकर उसके पास आती है। अनामिका अपनी आंसू पोंछती है। अपर्णा को देखकर वो खुश होकर कहने लगती है, मैडम क्या आप मेरी सासू माँ से मिली? आपने मेरे बारे में बताया? क्या कहा उन्होंने मुझे माफ कर दिया? क्या वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई? अनामिका बिना सांस लिए समय लिए एक के बाद एक सवाल किए जा रही थी। अपर्णा अनामिका के बात को बीच से काटते हुए दुखी होकर कहती है, अनामिका पहले तुम मेरी बात सुनो। जैसे कि तुम्हारी आखिरी इच्छा तुमने हमें बताया और जिस तरह से तुमने हमें विवरण दिया था, हम उस गांव गए थे। वहां पर जाके देखे, लोगों से पूछताछ करने पे पता चला कि शारदा और उसके परिवार किसी और गांव में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं ये बात किसी भी गांव वाले को नहीं पता। उनके मुंह से ये बात सुनते ही अनामिका दुखी होकर रोने लगती है। अनामिका तुम इतना रो कि तुम्हारा दिल का सारा दुख समा जाए। तब तक रो जब तक दिल साफ ना हो जाए। मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली। वैसे भी आज तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। इस तरह कहकर वहां से वो चली जाती है। ठीक उसी वक्त रमेश अकेले ऑफिस के छत पे खड़े होकर चाय पीते पीते वहां से चारों तरफ देख रहा होता है। हाय राम। हेलो अनुपमा। कॉल मी ओनली अनु। नहीं बुला सकता। मेरी एक रिश्तेदार अनामिका को इस नाम से बुलाता था। दूर के रिश्तेदार के लिए तुम्हारे मन में इतना प्यार? बहुत प्यार है। बचपन से ही मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। फिर तुम दोनों की शादी कब हो रही है? 10 साल से वो गायब है। जैसे वो वापस आती है वैसे ही हम दोनों की शादी होगी। ओहो, इसका मतलब है कि अभी तक वो तुम्हें मिली ही नहीं। अनुपमा की ऐसी बातें सुन के रमेश बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। सोफे पे बैठकर शारदा अपनी रिश्तेदार अनामिका की तस्वीर देखती है जब वो जवान थी। कहाँ हो, कैसी हो तुम अनामिका? कहाँ चली गई तुम? मैंने तुम्हें डांट क्या दिया? तुम मुझे सजा दे रही हो। एक नहीं, 2 नहीं, पिछले 15 सालों से तुम मुझे रुला रही हो। वो परेशान हो रही थी, तभी पति प्रसाद वहाँ आते हैं। शारदा, और कितने दिनों तक तुम अनामिका की तस्वीर देखकर ऐसे रोती रहोगी? चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं लगी है। जैसे अनामिका घर छोड़ी, अपना गांव छोड़ के चली गई, उस दिन से लेकर आज का दिन 15 तारीख को पूरे 15 साल हो जाएंगे। मान गए, तुम्हारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। वो मेरी रिश्तेदार है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। जब मेरे दूर के भाई का देहांत हो रहा था, उन्होंने अनामिका का हाथ मेरे हाथ में दिया था, पर मैं अनामिका को पाल नहीं पाई। मैं उसे इस घर से भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं शारदा, तुम उसे सबक सिखाना चाहती थी। हमने क्या सपने में सोचा था कि 10 साल की अनामिका ऐसा करेगी? बताओ। पता नहीं अभी वो कहाँ है। जहाँ भी रहे बस सुरक्षित रहे। वो हमें दुखी हालत में छोड़ गई। उन दिनों हमने उसे कहाँ नहीं ढूंढा। हर बस में उसकी तस्वीर चिपकाई, पर आखिर में वो गई कहाँ? आज तक उसका कहीं अता पता नहीं चला। बस एक बार वो मिल जाए, मैं उसके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाऊंगी। पता नहीं शारदा, वो मौका भी हमें मिलेगा या नहीं। तभी शारदा का फोन बज उठता है। शारदा फोन उठा के अगले 10 मिनट तक वो बात करती रहती है। जेलर मैडम थी, वो हमसे अभी मिलना चाहती है। वो बहुत गुस्से में है। ऐसा क्या? पर कोई चारा भी नहीं। मेरी माँ जेल में जल्लाद थी। उनके देहांत के बाद वो नौकरी तुम्हें मिली। वो बुलाएंगी तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है फिर, तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है, डब्बा साथ लेते जाओ। बस में बैठ के खा लेना। दोपहर के 1 बज चुके हैं। ठीक है जी, मैं खा लूंगी। इतना कहकर शारदा निकल जाती है। फिर ऑटो आके जेल के सामने रुकती है। शारदा ऑटो से उतर के पैसे देती है और फिर अंदर जाती है। नमस्ते मैडम।
आओ बैठो। ठीक है मैडम। शारदा, जिसे तुम फांसी देने वाली हो वो 25 साल की लड़की है। उसकी कहानी सुन के तो मुझे रोना ही आ गया। अब चूंकि उसके आगे पीछे कोई है नहीं, इसीलिए एक गलत केस की वजह से उसे फांसी मिल गई। वहाँ पे सीमेंट की बोरियां और वजन भी है। जाके एक बार ट्रायल कर लो। तो लड़की को राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से दया नहीं दिखाई? नहीं शारदा। अच्छा, तो क्या मैडम रस्सी से मौत दे जाने की आदेश मिली है? हाँ, उसी से मिला है। एक बार जाके देख लो। इस तरह कहने पे शारदा जहाँ पे फांसी दी जाती है वहाँ पे आती है। सावधानी पूर्वक ट्रायल करना शारदा। फिर शारदा फांसी दी जाने वाली जगह पे जाती है। रस्सी, वजन, सारी चीजों की वो जांच करती है। सब कुछ ठीक है मैडम। अच्छा सुनो, कल 5:30-6 बजे तुम्हें उसकी जान लेनी है। एक बार चलो, जाके हम जेल से घुमाते हैं। चलो मेरे साथ। इतना कहकर जेलर मैडम शारदा को अनामिका के कमरे में ले जाती है। अनामिका शारदा को देखते ही पहचान जाती है। वो खुशी से मानो झूम उठती है और फिर मनी मन सोचने लगती है, मुझे नहीं पता था मौत से पहले मैं सासू माँ को देख पाऊंगी, लेकिन देख लिया। और सबसे बड़ी बात, आज उनके हाथों में ही मेरी जान जाएगी। उन्होंने मुझे 10 साल तक पाला और आज मेरी जान जाने वाली है तो 25 साल बाद मिली। देखो मेरी किस्मत कैसी है। मनी मन वो बहुत खुश होती है, पर बाहर से सीरियस होकर कहती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ मैडम। कल मेरी फांसी है ना? हाँ, तो यही है जिसकी कल फांसी होगी। काम के मुताबिक आपने उन्हें चुना है। देखिए उनका पोशाक देखिए। देखो बेटा, मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है। तुम और मेरे रिश्तेदार, तुम दोनों की उम्र भी एक ही होगी। लेकिन जब वो 10 साल की छोटी थी तभी वो घर छोड़कर भाग गई। क्या नाम था उसका शारदा? अनामिका मैडम। इस लड़की का नाम? इससे पहले कि जेलर मैडम और कुछ कहती, अनामिका बीच में घुसकर कहने लगती है, नहीं मैडम, आप उसके साथ मेरी तुलना क्यों कर रही हैं? वो ठीक है मैडम। देखो बेटा, तुम्हारे प्रति मुझे कोई भी किसी तरह का गुस्सा नहीं। तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप इन्हें कहिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाने। इस तरह कहने पे शारदा वहाँ से बाहर चली जाती है। अनामिका जेलर मैडम को जो कुछ कहना चाहती थी सब कुछ कहती है। सुन के जेलर मैडम आश्चर्य हो जाती है। ये बात मेरी मौत के बाद उन्हें बताइएगा मैडम। ठीक है अनामिका, कल डॉक्टर आने से पहले तुम अच्छे से नहा धो लेना और 5 बजे से पहले ही रेडी हो जाना। ठीक है मैडम। आखिर में आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश जो थी कि मैं अपनी सासू माँ को देखूं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इस तरह कह के जेलर मैडम अपने कमरे में लौट आती है। फिर अगले दिन जब सुबह के घड़ी में 5 बज रहे थे, शारदा, डॉक्टर और जेलर मैडम उसके कमरे में आते हैं। शारदा, आखिरी के आधे घंटे बचे हुए हैं, हमें 5:30 बजे करना है। तुम कमरे में जाके सब कुछ रेडी करो। ठीक है मैडम। शारदा वहाँ से चली जाती है। जेलर मैडम और डॉक्टर दोनों अनामिका के पास जाते हैं। डॉक्टर अनामिका की जांच करते हैं। बाद में अनामिका को मृत्यु दंड कक्षा में ले जाया जाता है। जेलर मैडम शारदा को कुछ सामान देती है। शारदा, ध्यान रखना, इस कागज में जो है वो अनामिका को खिला देना। वो छोटी थोड़ी ना है मैडम, उसे दे दीजिए, वो खुद ही खा लेगी। अच्छे से दही चावल मिला के उसे खिला दो शारदा, यही उसकी आखिरी इच्छा है। मुझे खिलाने को कह रही हैं? हाँ, तुम्हें ही खिलाना होगा। कहने पर शारदा अनामिका को दही चावल खिलाती है और रोने लगती है। अनामिका उनके आंसू पोंछती है। परेशान मत होइए माँ जी, पिताजी, रमेश, सभी से कहिएगा ताकि वो मुझे माफ कर दे। बस मरने से पहले एक ही इच्छा थी कि सासू माँ आके मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए। इस तरह कहकर अनामिका सिसक सिसक के रोती है। सब निशब्द हो जाता है। थोड़ी देर बाद शारदा शांत होती है। अनामिका, ये तुम हो? जोर से शारदा चिल्ला के कहती है। फिर वो एक दूसरे को गले लगा के रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, उस दिन आपने मारा था इसलिए मैं घर से भाग गई और इसी बीच किसी ने मुझे किडनैप कर लिया। उन्होंने जहन्नुम दिखाया, हर तरह का गैर कानूनी काम करवाया। उन्होंने मुझे ड्रग्स बेचने के लिए मजबूर किया। वो ड्रग्स कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है।
मैंने फैसला किया कि अब ये काम नहीं करूंगी, इसीलिए इन लोगों ने मुझे ये सजा दी। शारदा अनामिका को वहीं छोड़ के सीधा जेलर मैडम के पास जाकर विनती करने लगती है। मैडम, ये काम मुझसे नहीं होगा। चारा नहीं शारदा, करना ही होगा। मैडम, वो मेरी रिश्तेदार है, सब कुछ ठीक रहता तो आज वो मेरी बहू होती। ये सब कुछ जानने के बाद अब मैं उसकी जान नहीं ले सकती। करना ही होगा शारदा, ये तुम्हारा काम है, कहकर वो उसे समझाती है। माँ जी, आपका कर्तव्य आप कीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर अनामिका स्टेज पे जाके चढ़ जाती है। तो क्या आखिर में अनामिका को मौत की सजा दी गई, या फिर शारदा समझाने के बाद वो अनामिका की जान लेकर अपना फर्ज निभाई? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। अंधेरा हो चुका था, पूरा जंगल का रास्ता। 50 साल का गुरु एक हाथ में माँ लक्ष्मी की सोने की मूर्ति पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में कागज कस के पकड़ते हुए तेजी सांस लेते हुए वहाँ पर वो आता है। वहाँ से कुछ ही दूर पे मदन नाम का एक गुंडा हाथ में बंदूक लेकर खड़ा था। अरे ओ बुढ़ा, वो जोर से कहता है। उस आवाज को सुन के गुरु वहीं पे रुक जाता है और मदन को देखने लगता है। अरे ओ बुढ़ा, मेरे हाथ में मरना चाहते हो क्या? जैसा सुदर्शन पटेल ने कहा है, वो देवी माँ की मूर्ति और मंदिर के कागजात मुझे अभी के अभी दे दो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर मैं ये नहीं कर सकता। फिर तो ये बुलेट आज तुम्हें मार ही देगी। फिर मदन गोली चलाता है। फिर जैसे ही बंदूक से गोली बाहर निकलती है, वो तेजी से गुरु की तरफ जाने लगती है। ये देखकर गुरु एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाता है। देखकर मदन अपनी हंसी रोक देता है। बुलेट तेजी से गुरु की तरफ भाग के जाती है। ये देखकर गुरु वहाँ से जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। गोली जाके किसी और पेड़ पे टकराती है। देखकर मदन की हंसी रुक जाती है। तब तक गुरु उस पेड़ के पीछे से भाग निकलता है। मदन यहाँ पे उसके पीछे गोलियां चला रहा था और गुरु उससे भाग निकल रहा था, जिस वजह से चलाए हुए गोली किसी और पेड़ पे जाके लगती है। ठीक उसी वक्त अनामिका अपना खेत का काम खत्म करके सर पे टोकरी लेकर हाथ में टॉर्च की बत्ती जलाते हुए जल्दी जल्दी चल के आ रही होती है। आज सच में बहुत देर हो गया, घर पे पता नहीं बच्चे सासू माँ को कितने परेशान कर रहे होंगे। इस तरह जंगल के रास्ते से वो सोचते सोचते जाती है और टॉर्च की बत्ती के साथ साथ वो तेजी से कदम चलाती है। तभी वो गुरु को भागते हुए देखती है, जिसके पीछे मदन हाथ में बंदूक लेकर गोलियां चलाते हुए गुरु के पीछे पीछे भाग रहा होता है। इसी के साथ साथ एक छुरा निकाल के वो गुरु को पीछे से जोर से वार करता है। हे माँ लक्ष्मी! गुरु इस तरह से जोर से चिल्लाता है। अनामिका को सुनाई देती है। कौन है यहाँ? क्या हुआ? वो टॉर्च लाइट से चारों तरफ देखने लगती है, पर उसे आसपास कुछ नजर नहीं आता। मदन अनामिका की आवाज सुनते ही वो जाके एक पेड़ के पीछे चुपचाप छुप जाता है। गुरुमूर्ति के शरीर से खून बहे जा रहा था। वो एक पत्थर के पास आता है। माँ लक्ष्मी को उस पत्थर के ऊपर वो विराजमान करता है। माँ लक्ष्मी देवी, मैं आपको नहीं बचा पाया और इसी के साथ आपके मंदिर को भी नहीं। अब आप खुद को और मंदिर को दोनों को बचाइए। इतना कहकर गुरु वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अनामिका उसकी बातें सुनती है। टॉर्च लाइट जला के उस पत्थर तक आती है। टॉर्च की बत्ती जलते ही अनामिका को सोने की लक्ष्मी देवी की मूर्ति नजर आती है। देखकर अनामिका घबरा जाती है। फिर जमीन पे पड़े हुए गुरु को देखकर, चाचा जी, अरे ओ चाचा जी, इस तरह से आवाज लगाती है। गुरु बड़े ही मुश्किलों से आंखें खोल के देखता है। फिर वो जमीन के कागजात और लक्ष्मी देवी की मूर्ति देते हुए कहते हैं, मंदारपल्ली गांव में सुदर्शन नाम का एक आदमी रहता है। वो जमीन और इस मूर्ति को हड़पना चाहता है। तुम जाके शहर में ये सब कुछ लॉयर सुरेंद्र को दे दो। जब वो कह रहा था, मदन उसे देख रहा होता है। ये बुढ़ा अभी इस लड़की को मंदिर और सोने की मूर्ति के बारे में बता दिया। इसके बाद अनामिका ने गुरु को बहुत बार उठाने की कोशिश की, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनामिका समझ गई कि वो अब जिंदा नहीं है। उसकी आंखें नम हो गई। मुझे पता नहीं कि आप कौन हैं, पर आपने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं देवी लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, इसलिए मैं उन्हें और उनके मंदिर की रक्षा जरूर करूंगी।
इस तरह कहने लगी। तभी मदन का सेल फोन अचानक से बज उठता है। अनामिका चकित हो जाती है। उसे लगता है कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो मूर्ति और मंदिर के कागजात लेकर वहाँ से निकल जाती है। मदन तब तक फोन पर बात कर रहे होते हैं। मालिक, वो बूढ़ा आदमी मर गया। मंदिर के सामने खड़े होकर कह रहा था। वहाँ काफी अंधेरा था। फिर देर ना करते हुए तुम वो मूर्ति और मंदिर के कागजात लेकर सीधा यहाँ आ जाओ। मैं मंदिर में ही इंतजार कर रहा हूँ। पर मालिक, मरने से पहले वो आदमी एक लड़की को सब बता दिया। वो सब कुछ लेकर यहाँ से चली गई। अब मैं पीछे पीछे उसके घर पे जाता हूँ और लूट के सब कुछ लेकर आता हूँ। बदमाश, एक अच्छा काम भी ठीक से नहीं कर सकते, जाओ। इतना कहकर सुदर्शन फोन रख देता है। अनामिका डरते हुए घर आती है और आके ताला लगा देती है। घर पे शारदा बच्चों को बिस्तर पे बैठा के उन्हें खाना खिला रही होती है। प्रसाद और रमेश चेयर पे बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। क्या हुआ है बहू, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इस तरह पूछने पे रमेश और प्रसाद भी टीवी का स्विच ऑफ करके अनामिका की तरफ आते हैं। अनामिका माँ लक्ष्मी की सोने की मूर्ति और मंदिर के कागजात उन लोगों को दिखाती है। अनामिका जैसे ही सोने की माँ लक्ष्मी की मूर्ति दिखाती है, सभी लोग उस मूर्ति को देखकर हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। बेटा, ये सोने की माँ लक्ष्मी की मूर्ति तुम्हें कहाँ मिली? अनामिका, पिताजी ने तुमसे कुछ पूछा, उसका जवाब दो। और तुम्हें ये माँ लक्ष्मी की मूर्ति कहाँ से मिली? कैसे मिला और तुम इस मूर्ति को घर पे क्यों लेकर आई? ये सब सुनकर अनामिका घबरा जाती है। तभी वहाँ शारदा आती है। बेटा रमेश, बहू थोड़ी परेशान है। तुम और तुम्हारे पिताजी इस तरह से एक के बाद एक सवाल मत करो, समझे? थोड़ा उसे आराम दो, फिर वो बताएगी सब। इस तरह से कहने पर किसी ने भी कुछ उल्टा पुल्टा सवाल नहीं किया। अनामिका थोड़ी देर खुद को शांत करती है, फिर पूरी कहानी बताती है। सुनकर प्रसाद और रमेश घबरा जाते हैं। तभी मदन अनामिका के घर पे आकर उसकी खिड़की से ताक झाक करने लगता है। ये तुमने क्या किया अनामिका? देख के तो लग रहा है कि ये कोई गुंडे हैं। उस बुजुर्ग इंसान को मार दिया। हमें क्या जरूरत है? ये सारी चीजों को वहीं पे छोड़ के आना चाहिए था। क्यों बहू, चाहे तुम माँ लक्ष्मी की कितनी भी बड़ी भक्त हो, पर तुम्हें क्या यही करना था? प्रसाद कह ही रहे थे, इस बीच शारदा कहने लगती है। आप डरिए मत और बहू को भी डराइए मत। बहू की बातें सुन के पहले तो मैं भी बहुत डर गई थी, पर जिस लक्ष्मी देवी की वो पूजा करती है वो हमारे साथ है। माँ देवी सबका ख्याल रखेगी, खुद का भी और खुद के मंदिर का भी। शारदा की ये बात सुन के अनामिका को थोड़ी हिम्मत मिलती है। उसके बाद प्रसाद और रमेश भी कुछ नहीं कहते हैं। माँ जी, मैं इसे कहाँ रखूं? प्रार्थना घर में रखो। इतना कहने पर अनामिका वहाँ से चली जाती है। पर मदन जो खिड़की के पास खड़ा था वो मनी मन कहता है, रात को जब सब सो जाएंगे मैं धीरे से चोरी कर लूंगा। ऐसा सोचकर मदन वहाँ से चला जाता है। अनामिका लक्ष्मी देवी की मूर्ति और मंदिर के कागजात जाके प्रार्थना कक्षा में रख देती है। फिर वो हाथ जोड़ के प्रणाम करती है। माँ लक्ष्मी, आप अपने साथ साथ मंदिर और हमारे परिवार की भी रक्षा कीजिए माँ। अब तक मैंने हिम्मत दिखाते हुए पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है माँ। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। उस रात सभी लोग खाना खा के सो रहे होते हैं। बीच रात में माँ लक्ष्मी देवी अनामिका के घर के सामने आके प्रकट हो जाती है। उनके हाथ में फूल था। अनामिका, तुम शांति से सो जाओ। जैसे तुम्हारी सासू माँ ने कहा था तुम्हें कि मैं तुम्हारे परिवार के साथ साथ अपने भी अच्छे से देखभाल करूंगी। इतना कहकर वो घर के चारों तरफ घूमने लगती है। मदन को ये बात पता ना था। वो एक चाकू निकालता है और घर के पास आ जाता है। खिड़की से झांक कर देखता है कि घर में सभी लोग सो रहे होते हैं। माँ लक्ष्मी चुपचाप आके उसके पीछे खड़ी हो जाती है। ये देखकर वो घबरा जाता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ। माफ कर दूंगी, पहले ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? असल बात है माँ। मदन कुछ कहने के लिए भी डर रहा था। डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। बस इतना बता दो तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ। मंदिर की मूर्ति और मंदिर के कागजात जो ये लड़की अपने पूजा कक्षा में रखी है, मैं चोरी करके ले जाऊंगा। वो मूर्ति देखने में बहुत छोटी है, पर उसे चोरी करके तुम नहीं ले जा सकते हो। नहीं माँ, मैं उठा लूंगा।
ऐसा क्या? तो इन फूलों को तुम कुछ देर के लिए पकड़ के रखो, फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम मूर्ति उठा सकते हो कि नहीं। इतना कहकर वो फूल उसके सर पे रख देती है। इसी के साथ फूल अदृश्य हो जाता है और उसके सर पे एक बड़ा सा पत्थर का चट्टान आ जाता है। देखकर लक्ष्मी देवी मुस्कुराने लगती है। मदन उस पत्थर को वहीं पे गिरा के वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर माँ लक्ष्मी वहीं पे खड़ी खड़ी जोर जोर से हंसने लगती है। उनकी आवाज सुन के सभी लोग उठ के आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। अनामिका, मैं तुम्हें हमेशा देखती हूँ। उस बुजुर्ग ने जो कहा था, अब तुम वैसा ही करो। शहर जाओ और बस स्टैंड के पास सुरेंद्र रहता है, उसे सब सौंप के आओ। उनकी बातें सुन के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। माँ लक्ष्मी अदृश्य हो जाती हैं। फिर अगले दिन अनामिका सोने की मूर्ति और मंदिर के कागजात को एक बैग में रखती है और रमेश के साथ वो शहर में रहने वाले सुरेंद्र जो बस स्टैंड के पास रहते थे वहाँ जाती है। फिर उनके हाथ मूर्ति और मंदिर के कागजात सौंप देती है। ये देखकर सुरेंद्र बहुत खुश होते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है अनामिका। उसके बाद खुशी खुशी अनामिका और रमेश वहाँ से दोनों चले आते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर आके सुदर्शन को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन सभी लोग एक साथ बैठ के माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी की मूर्ति देखकर सब प्रणाम करते हैं। तभी अचानक से माँ लक्ष्मी वहाँ पे साक्षात प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर सब हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं।